स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सीनियर लॉयर और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने निधि राजदान को दिए अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है और इस स्कीम का पूरा पर्पस ही रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को एनरिच करना है। उनका कहना था कि यह स्कीम डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम को सबवर्ट करती है और इस सिस्टम के अंतर्गत इंडिया में इलेक्शंस ना तो कभी फ्री हो सकते हैं और ना ही कभी फेयर। आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस देने के लिए जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे लेकर तब से लेकर आज तक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में बीते 2 नवंबर को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए पिटीशंस के केस में अपना जजमेंट भी रिजर्व किया। कपिल सिब्बल, जो कोर्ट में इस स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने वाले पिटिशनर्स के लॉयर्स थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि यह स्कीम रूलिंग पार्टी को फंड करने के लिए इंप्लीमेंट की गई है और उसने बीजेपी को देश की सबसे अमीर पार्टी बना दिया है। यही नहीं, उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सरकार द्वारा RBI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑपोजिशन और रिजर्वेशंस के बावजूद इंप्लीमेंट किया गया था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बात सही है और यदि ऐसा है तो ऐसा हुआ कैसे? क्या वाकई ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम EBS पर चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसको लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इरादों और मंसूबों का राज फाश करने का क्लेम करने वाले कपिल सिब्बल, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन इसे लेकर क्या एतराज जताते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट की तरह इशू किया गया एक बियरर बॉन्ड है। बियरर बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर ना बायर का नाम होता है और ना ही पेई का, यानी इस पे कोई ओनरशिप इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड नहीं की जाती है और जो इसे होल्ड करता है उसे ही इसका ओनर समझा जाता है। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज इसे होल्ड करती हैं और वही इसकी ओनर होती हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करके इंडिविजुअल्स और एंटिटीज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमसली डोनेट कर सकती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑथराइज्ड इशूअर है। ये बॉन्ड्स SBI की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से इशू किए जाते हैं। SBI इन बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के डिनोमिनेशंस में इशू करता है। इन्हें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए सेल किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के परचेजर की आइडेंटिटी SBI के अलावा सभी के लिए एनोनिमस यानी गुमनाम होती है, क्योंकि SBI बायर की नो योर कस्टमर KYC डिटेल्स का रिकॉर्ड रखता है। इशू करने के बाद इनकी वैलिडिटी 15 दिनों की होती है। अगर इन बॉन्ड्स को 15 डेज के पीरियड्स के अंदर इनकैश नहीं किया गया तो बैंक इस अमाउंट को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर देती है। इन्हें इंडिविजुअली या जॉइंट फॉर्म में इंडिविजुअल्स के द्वारा परचेज किया जा सकता है। एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट एंटिटी कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकती है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिजिटली या चेक्स के माध्यम से परचेज किया जा सकता है। ये बॉन्ड्स सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट के थ्रू इनकैश किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी रखी गई हैं। सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है और जिनका पिछले लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में एटलीस्ट 1% वोट शेयर रहा है, वो ही सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, इन डिटेल्स को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूपी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाने के पीछे आखिर सरकार का क्या उद्देश्य था। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का तर्क ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शन में कैश यूज को एलिमिनेट करते हुए पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज की लेजिटिमेट फंडिंग के लिए एक बैंकिंग चैनल क्रिएट करेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से आएगी। पार्टीज को अपने बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करने होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस बैंकिंग चैनल्स के थ्रू किए जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन करने पर डोनर्स और रिसीवर्स की आइडेंटिटी उजागर नहीं होती है, जिससे वो किसी एंटिटी के द्वारा विक्टिमाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव्ड फंड के यूटिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्लिगेटेड है, जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है।
असल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की नींव 2017-18 के यूनियन बजट पेश करते समय रखी गई थी, जब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लेट अरुण जेटली ने कहा था कि इंडिपेंडेंस के 70 वर्षों बाद भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने का कोई ट्रांसपेरेंट मेथड इवॉल्व नहीं कर पाया है, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है। और इसी क्रम में उन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम के क्लीन अप के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का प्रपोजल रखा था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया। हालांकि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले इसे फंक्शनल बनाने के लिए कई लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर लिए गए थे, जो इस स्कीम को और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं। जैसे 14 मई 2016 को इफेक्ट में आए फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट के तहत ऐसी फॉरेन कंपनीज जिनका इंडियन कंपनीज में मेजॉरिटी शेयर है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने की परमिशन दे दी गई थी, जबकि पहले FCRA और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा के तहत फॉरेन कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट नहीं कर सकती थी। इसी तरह 31 मार्च 2017 को फाइनेंस एक्ट 2017 में इनकम टैक्स एक्ट 1961, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया गया। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रिसीव हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस के डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने से एग्जेम्प्ट कर दिया था। सिमिलरली RBI एक्ट के अमेंडमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी थी कि वो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए ऑथराइज कर सकती थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अमेंडमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रिसीव हुए किसी भी अमाउंट का रिकॉर्ड रखने का ऑब्लिगेशन हटा दिया था और साथ ही कंट्रीब्यूटर्स को कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स में पब्लिश करने से एग्जेम्प्ट कर दिया था। ये कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स पार्टीज को कंपनीज और इंडिविजुअल से 20,000 रुपीज से ज्यादा मिले डोनेशंस को डिस्क्लोज करती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रत्येक वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डोनेशंस की रिपोर्ट देने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया था। इसी तरह कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करके एक कंपनी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने की अपर लिमिट को रिमूव कर दिया था। इस अमेंडमेंट के पहले कंपनीज अपने लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही मैक्सिमम डोनेशन के रूप में दे सकती थी। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज कोई नई बात नहीं है। असल में इस स्कीम के लॉन्च होने से पहले से ही इसको लेकर NGO, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि RBI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिजर्वेशन शो किए थे। जब इस स्कीम को लेकर सरकार में एपेक्स लेवल पर डिस्कशंस हो रहे थे, तब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो आइए इस स्कीम को लेकर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के कुछ कंसर्न्स को जानते हैं। दोस्तों, RBI ने इस बात पर तो अपनी सहमति जताई थी कि ये स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को क्लीन अप करने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करते समय कुछ पहलुओं पर चिंता भी व्यक्त की थी। तत्कालीन RBI गवर्नर ने 14 सितंबर 2017 को लेट अरुण जेटली को लिखा था कि हम चिंतित हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बियरर इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इशू करने से इसके मिसयूज की संभावना है, खासतौर से शेल कंपनीज के थ्रू इन्हें मिसयूज किया जा सकता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फिजिकल फॉर्म की बजाय डिजिटल फॉर्म यानी डीमैट फॉर्म में सेल किया जाए। RBI की ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद गवर्नमेंट ने RBI एक्ट को अमेंड करके दूसरी अथॉरिटीज को बियरर इंस्ट्रूमेंट इशू करने के लिए अलाउ कर दिया था। इसके बाद जनवरी 2018 में स्कीम नोटिफाई करते समय SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए ऑथराइज किया गया था। 22 सितंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन के साथ हुई मीटिंग में तब इलेक्शन कमिश्नर रहे OP रावत ने डाउट्स एक्सप्रेस किए थे कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को शेल कंपनीज द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। उसके बाद से OP रावत ने पब्लिकली इस स्कीम को ओपेक कहा है। तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे AK ज्योति ने सजेस्ट किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोमिनेशन वाइज डिटेल्स ECI को देंगे। डोमिनेशन वाइज डिटेल देने का अर्थ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ECI को ये सेपरेटली बताएंगे कि उन्हें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के कितने बॉन्ड्स मिले, लेकिन उनके सजेशन को स्कीम के पन्नों पर कोई जगह नहीं मिली और डिनोमिनेशन वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करने की जगह पार्टीज अपने टोटल डोनेशंस, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी शामिल हैं, ECI को एनुअली प्रोवाइड करती हैं।
इंडिया के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिजर्वेशन शो करने के बाद भी अब बारी थी सिविल सोसाइटी की, जिसने इस स्कीम को देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी चुनौती दी। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च करने से पहले किए गए अमेंडमेंट्स के कुछ समय बाद ही सितंबर 2017 और जनवरी 2018 में दो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कॉमन कॉज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने सुप्रीम कोर्ट में इन अमेंडमेंट्स और स्कीम्स को चैलेंज करते हुए पिटीशंस फाइल की थी। सबसे पहले तो पिटिशनर्स ने आर्गुमेंट दिया कि फाइनेंस एक्ट्स को राज्यसभा की स्क्रूटनी से बचाने के लिए मनी बिल्स की तरह रॉन्गफुली पास किया गया है, और आगे आर्ग्यू किया कि ये स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग में नॉन ट्रांसपेरेंसी को अलाउ करती है और इलेक्टोरल करप्शन को ह्यूज स्केल पे लेजिटिमाइज करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस केस में एक रिस्पोंडेंट है, उसने मार्च 25, 2019 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अपोज करते हुए एक एफिडेविट फाइल किया था। इस एफिडेविट में ये क्लेम किया गया था कि ये स्कीम पॉलिटिकल फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी के गोल के विरुद्ध है। इस एफिडेविट ने यह भी क्लेम किया था कि ECI ने 26 मई 2017 को यूनियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट पर इस स्कीम के रिपरकशंस के प्रति वार्न किया था। अगर उन्होंने ये भी सबमिट किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशंस के डिटेल शेयर करने से एग्जेम्प्ट करने से फॉरेन फंडिंग की इंफॉर्मेशन को असर्टेन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग के कारण इंडियन पॉलिसीज फॉरेन कंपनीज से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के कंसर्न के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इंट्रोड्यूस होने से ही कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने लगातार इसका विरोध किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2019 जनरल इलेक्शंस के पहले अप्रैल 2019 में कहा था कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप कर देगी। नवंबर 2019 में कांग्रेस ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को बिग स्कैम बताते हुए इन ओपेक डोनेशंस में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इंक्वायरी करने की डिमांड रखी। इसी तरह इसी साल फरवरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की रायपुर में हुई मीटिंग में कांग्रेस ने फिर से एक बार इस स्कीम को फेटली फ्लॉड और फुली करप्ट बताया था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) का कहना है कि यह स्कीम डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है और ग्रेट पॉलिटिकल करप्शन की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ सिविल सोसाइटी, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स, RTI एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन मेंबर्स की माने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए ऐसे डोनेशंस हैं जो डोनर और रेसिपिएंट की आइडेंटिटी हाइड करते हैं। इस प्रकार से ये आम नागरिक के राइट टू नो को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक इनएलिएनेबल पार्ट है। साथ ही एनोनिमिटी कंप्लीट एनोनिमिटी भी नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एनोनिमस कैरेक्टर इस बात से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि रूलिंग पार्टी के पास डोनर डेटा का एक एक्सेस रहता है। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार सत्ता में रहेगी वो इस इंफॉर्मेशन का लेवरेज करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डिसरप्ट कर सकती है। इसके हिडन नेचर की वजह से रेगुलेशंस को वायलेट करने वाले अनऑथराइज्ड डोनेशंस की संभावना भी बढ़ जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्रोनी कैपिटलिज्म और ब्लैक मनी के इन्फ्यूजन के रिस्क को इंक्रीज करता है। दोस्तों, क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच म्यूचुअली एडवांटेजियस रिलेशनशिप होते हैं। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटीज की ट्रांसपेरेंसी और डोनेशन लिमिट्स में कुछ लूपहोल्स आ गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनीज अपने लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकती हैं, लेकिन इस क्लॉज के रिमूवल ने पॉलिटिकल फंडिंग में शेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी के इन्फ्यूजन और मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को इंक्रीज कर दिया है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) एक की प्लेयर है। ADR 1999 में दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड एक NGO है जिसने 2003 के बाद से सभी लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस को कवर किया है और कैंडिडेट्स और विनर्स की क्रिमिनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और इनकम टैक्स डिटेल पर बैकग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं। जुलाई 2013 में पब्लिश्ड ADR की रिपोर्ट Analysis of Donations to Registered Recognized Political Parties from Fiscal Year 2016-17 to Fiscal Year 21-22, 31 recognized political parties, जिसमें 7 नेशनल और 24 रीजनल पार्टीज हैं, उनको फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और 2021-22 के बीच इन 5 सालों में मिले डोनेशंस को एनालाइज किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पीरियड में 7 नेशनल पार्टीज के द्वारा 13,190.68 करोड़ और 24 रीजनल पार्टीज के द्वारा
3,246.95 करोड़ डोनेशंस डिक्लेयर किए गए थे। बीजेपी द्वारा डिक्लेयर किए गए टोटल डोनेशंस सभी दूसरी नेशनल पार्टीज द्वारा डिक्लेयर्ड टोटल डोनेशंस के 3 गुना से भी ज्यादा हैं। रिपोर्ट में मेंशन इन 6 सालों के दौरान बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से 5,271.97 करोड़ रुपीस आए थे, जो कुल डोनेशंस का 52% से भी ज्यादा था। वहीं कांग्रेस के पास बॉन्ड से सेकंड हाईएस्ट डोनेशंस 952.29 करोड़ रुपीस आए थे। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC के पास 767.88 करोड़ रुपीस आए थे। वहीं इस बॉन्ड ने कुछ रीजनल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले रुपीस की भी जानकारी दी थी। दोस्तों, स्कीम के क्रिटिक्स ये आर्गुमेंट करते हैं कि ये डेटा साफ करता है कि किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी को डिस्प्रपोर्शनेटली फेवर करती है। ऐसे में एक तरफ तो गवर्नमेंट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमस कॉर्पोरेट डोनेशंस फैसिलिटेट करते हैं, तो वहीं RTI एक्टिविस्ट लोकेश बात्रा जैसे लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ट्रेसेबल स्कीम है जहां डोनेशंस की रूट्स डिस्कवर की जा सकती हैं। सिमिलरली एक आर्टिकल जिसका टाइटल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर ट्रेसेबल, डॉक्यूमेंट्स नेल गवर्नमेंट लाई ऑन एनोनिमिटी, ये कहता है कि ये डिस्क्लोजर ये प्रूव करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनर को रूलिंग गवर्नमेंट से एनोनिमिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के एक्सेस के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिक्स में मनी पावर हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग में जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी रहेगी उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि एक हाथ दे एक हाथ ले की तर्ज पर पब्लिक पॉलिसी सुपर रिच लोगों के इंटरेस्ट की ओर झुकी रहेगी और मेजोरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दी रहेगी। विशेषकर पुअर और वल्नरेबल लोगों के इंटरेस्ट मार्जिनलाइज हो जाएंगे और इस तरह से मनी पावर डेमोक्रेसी को डिरेल करने का पोटेंशियल रखती है। गौतम भाटिया, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, कहते हैं कि जहां इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ट्रांसपेरेंसी और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर इलेक्शन फंडिंग को रिफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये स्कीम इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म करना तो दूर की बात हमें कहीं और पीछे लेकर चली जाती है। वहीं इसके साथ द हिंदू में इसी मंथ पब्लिश्ड आर्टिकल चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आर्ग्यू करता है कि ये मानना एक प्रकार का भोलापन होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर डिपेंड करती हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 55 से 60,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। पॉलिटिकल पार्टीज की अधिकांश डीलिंग्स भी कैश में ही होती हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिसीट उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी के ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है, जैसे इक्विपमेंट और पब्लिसिटी की कॉस्ट एक्सेट्रा। ऐसे में सवाल है कि जब पहले से ही इलेक्शंस में मनी पावर के इन्फ्लुएंस के कारण पब्लिक पॉलिसीज के फ्रेमवर्क तक आम लोगों की आवाजें नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे में क्या अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एनोनिमिटी की टेक्निकलिटीज ने पब्लिक पॉलिसी की डोर को खींचने वाले हाथों को आम लोगों की निगाहों से भी दूर कर दिया है। दोस्तों, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चली 3 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये पॉइंट आउट किया कि यूं तो बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से इलेक्टोरल प्रोसेस में कैश एलिमेंट को रिड्यूस करना एक सराहनीय कदम है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंसी की नीड के साथ फिट नहीं बैठता और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये डोनेशंस कहीं किसी प्रकार के किकबैक्स तो नहीं। क्या ये किसी कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स को फैसिलिटेट करने के बदले में पॉलिटिकल पार्टी को मिली एक तरह की इलीगल पेमेंट या ब्राइब तो नहीं? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार कोई और सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें इस सिस्टम के फ्लॉज ना हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी 30 सितंबर 2023 तक पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रिसीव्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा 19 नवंबर तक कलेक्ट करके सबमिट करने का आदेश दिया है। ऐसे में आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना क्या फैसला सुनाता है, सरकार की उस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया रहती है और इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए डेटा से कौन सी नई सच्चाइयां निकलकर सामने आती हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज वेदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इफेक्टिव इन एंश्योरिंग फेयर, just and open elections. Discuss the various concerns regarding electoral bonds. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।